वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि वो कौन सा मुल्क है, बल्कि एक ही मुल्क है जिसको हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद टॉक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये उनके मीडिया चैनल्स पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, वाज़े नज़र आ रहा था। उनकी गुफ्तगू, उनके एंकर्स, उनके एनालिस्ट जो कुछ कह रहे थे वो हमारे सामने है। लेकिन इसके अलावा दुनिया का कोई और मुल्क भी इस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में पाकिस्तान है। तो डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल आपसे, आपके सामने भी रखना चाहूँगा कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट्स पुट की और इतना सारा कुछ करने के बाद कोई और मुल्क जो है वो इस टॉक्स को हाईजैक कर ले और वो ये समझे कि वो इसको आगे चला लेगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान ने तो स्क्रैच से सारी एफर्ट शुरू की और दे आर फुली इनटू ग्रूव। और हत्ता के क्लाइमेक्स ये हुआ कि तमाम जो मीटिंग है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हो गई। तो अगर कोई और एफर्ट करना चाहेगा, फॉर एग्जांपल इंडिया करना चाहेगा, तो पहले तो अपना स्टेटस क्लियर करेगा ना। सालसी में ये ज़रूरत होती है कि हाँ जी। तमाम पार्टीज उस जो नेगोशिएटर है या जो सालसी करा रहा है उसके ऊपर एतमाद का इजहार करें। इंडिया तो इसराइल के साथ खड़ा है, जी। तो उसके लिए, और वो डायरेक्ट लड़ाई ईरान के साथ है इसराइल की। तो मेरा ख्याल है कि ईरान तो इस मौके पे इंडिया को ये मौका नहीं देगा कि वो निगोशिएट करे। पहले सिर्फ जेडी वैंस रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर मोदी भी नेतन्याहू को पहले इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर वो करेगा। तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। ठीक। और सब चीज़ें वार्म अप हो चुकी हैं, बैक एंड डिप्लोमेसी हो चुकी है, काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। जैसे जेडी वैंस से जाते हुए सिर्फ एक इशू पे बात की। शाहजाद साहब, मैं ये जो मैंने एक सवाल रखा था कि बहुत सारे लोग ये अलेज करते हैं, अमेरिका के अंदर ये वाज़े तौर पर अलेज किया जाता है कि अमेरिकी सदर जो हैं वो मार्केटें चढ़ाने और उतारने के अंदर उनका बड़ा किरदार है। वो बयानात देते हैं, मार्केटें गिर जाती हैं, वो बयान देते हैं, मार्केटें चढ़ जाती हैं। तो ख्याल ये हो रहा था कि जब ये इस्लामाबाद टॉक्स की बात आई थी तो मार्केटें ज़रा, तेल की कीमत ज़रा डाउन होना शुरू हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो अब ये जो लॉक करने का ऐलान किया गया है कि जी हम नाकाबंदी करेंगे और हम ये करेंगे, ये तेल की कीमतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये बयान दिया गया और कुछ चंद दिन बाद फिर कह देंगे कि जनाब नहीं नहीं हमारी बात हो गई है, वो जी ईरान मान गया है? देखिए, ये बात तो तय है कि मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, और वो ट्रम्प हैं, अनप्रडिक्टेबल हैं, इसलिए कोई बात यकीन से कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात ठीक है कि ट्रम्प साहब एक चूंकि बिजनेसमैन है बुनियादी तौर पे, और उनका इन सारे मामलात में बड़ा ध्यान रहता है। उनको ये भी पता है कि उनके बयान की क्या अहमियत है। वो बिलाशुबा मार्केटों को मनूवर करने में और उसकी हेजिंग से फायदा उठाने में वो इस पोजीशन में है और वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन मेरा मानना ये है कि हो सकता है ट्रंप अपनी इनफरादी हैसियत में कोई फायदा ले पाए, लेकिन इसका दुनिया के बाकी लोगों को, मुल्कों को कोई फायदा नहीं होगा, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप दुनिया भर, मतलब अमेरिका में तो चलो गैर मकबूल हो ही रहा है, वो दुनिया भर में देखिए। अभी आज हंगरी का जो रिजल्ट आया है, जी जी। वो बड़े खुले सपोर्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू के और इसके सदर ट्रंप के। सदर साहब ने बड़ा, और वो फलस्तीन के वो गजा वाले कत्लेआम में वो उधर खड़े हुए थे। हाँ जी। तो अवाम ने निकल के जो वोट डाला है और वहां पे जो अपोजिशन की कामयाबी है, तो वो तो साफ बताती है कि दुनिया में ट्रेंड्स बदल रहे हैं। वो जो लोग खड़े थे अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ, आपने देखा कि नेटो भी आज उस तरह से अमेरिका के साथ नहीं है, और मगरब के बाकी ममालिक भी, यूरोपीय यूनियन भी उस तरह से कोई फासला कर गया है जिसका जिक्र और जिसका कल्क भी है सदर ट्रंप को। वो कहते हैं कि हमें नेटो पे असर नौ गौर करना है और ये करना है और वो करना है। तो वो सारी चीजें उनको नजर तो आ रही हैं, लेकिन ये बात आपकी हो सकती है, लेकिन ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि वो अपनी वो गैलरी से प्ले करने की ख्वाहिश में, और एक अपने आप को एक वो जो एक हमारे साहब में भी है ना जो कहते थे 56 इंच की छाती, तो ये समझते हैं कि मेरे 256 इंच की छाती है। तो वो इस तरह के बयानात देते हैं, वो थोड़ा सा अपना एक स्टांस ले लेते हैं, लेकिन वो उतनी जल्दी ही अपने स्टांस से फिर भी जाते हैं। मुझे इस पे कोई फिक्र नहीं है। मुझे लगता ये है कि जिस दिन अभी ये आप नए उर्मज को बंद करने वाली बात है, पता लग गया 7 बजे का टाइम है, अभी तक तो कोई इतला नहीं आई कि वहां पे नाकाबंदी कर लिया या बहरी जहाज पहुंच के उन्होंने आना जाना बंद कर दिया है। इस हवाले से जब खबर आएगी तो मेरे ख्याल में मार्केटों में आज, हाँ, पाकिस्तान की मार्केट मेरे ख्याल में 5000 पॉइंट्स के लगभग नीचे गिर गई है। मतलब ये हमारे लिए वरी का पॉइंट है, पूरी दुनिया की मार्केटें नीचे आई हैं। तो ये ट्रंप की एक चाल जरूर हो सकती है।
लेकिन इसका मतलब ये है कि वो संजीदा नहीं है इस सारे अमल में, और वो इसको बात को ख़त्म नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ थ्योरीज ये थी कि शायद ट्रंप जो है वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अगर वो निकलना चाहते हैं तो उनको ऐसी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए जिससे सिचुएशन मजीद गंभीर हो जाए और हाल निकलने में ताखीर हो जाए। तो मुझे नहीं लगता ये उनका स्टाइल है, वो अपने स्टाइल से मजबूर है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो अपनी आदत तो मजबूर है, वो ट्रंप अपनी आदत से मजबूर है बेसिकली। ये जो चीन ने स्ट्रेट अवे कह दिया है उसकी 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 तेल की दरामद वहाँ से एक मेजर पोर्शन जो है वो वहाँ से होता है। चीन किसी सूरत ये जो है उसको कबूल नहीं करेगा। जो अरब रियासतें हैं यकीनन उनका तेल तो नहीं जा रहा, लेकिन जो सिचुएशन चीन के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, या उन ममालिक को जिनको वो दुश्मन कंसिडर नहीं कर रहा ईरान, उनका तेल तो आ जा रहा था, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे अगर ये जो है इसकी नाकाबंदी की जाती है तो? शाह साहब कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई क्यों मुझे एक बात बताइए कि एक अगर किसी को फायदा मिल रहा है, रेट्स का फर्क है, बोझ कम है, फेयर कम है तेल का, रेट का, तो सारी दुनिया उसी तरफ जाना चाहेगी। अगर ऐसे में अमेरिका इस तरह का कोई नाजायज, ये बिल्कुल सरासर नाजायज कदम होगा उसका कि एक तो पहले ईरान गया तो दुनिया तंग है, आप उसके मुकाबले पे आ गए। इसका मतलब ये है कि आपने तस्लीम कर लिया कि ईरान का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आपने चूंकि ईरान के हाथों दुनिया जलील हो रही है, तो अब अमेरिका के हाथों जलील होगी। तो मतलब इसकी कोई लॉजिक, कोई सेंस मुझे बनती हुई नजर नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। मैं अभी 2-4 घंटे इंतजार करूंगा कि वो जो उन्होंने नाकाबंदी वाली बात की है वो किस हद तक सच है और उसमें क्या हकीकत है, क्योंकि उस सूरत में मुझे लगता ये है कि ना सिर्फ चाइना, और देखिए अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा मुश्किल काम है कि 14,000-15,000 किलोमीटर दूर से आके वो यहाँ पे आके नाकाबंदी करे, और चीन जो यहाँ पे हमसाये में बैठा हुआ है उसके होते हुए आप यहाँ की समुद्री पानियों पर अपनी हुक्मरानी करें, और रशिया भी इसको ठंडे पेटों बर्दाश्त कर ले। आई डोंट थिंक सो मुझे इसका कोई चांस नजर नहीं आता। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ तो ये मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान को तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है वो शहादतें लबनान में हो गई। इसराइल ने, सुनने में आया, पहले खबर आई कि जी जब ये जंगबंदी का मामला हुआ, इसराइल ने, जो नेतन्याहू साहब ने खुद से अपने तौर पे फरमाया कि जी लबनान इसका हिस्सा नहीं है। फिर उन्होंने उसके ऊपर 10 मिनट में 100 से ज़ायद हमले किए, 300-350 जो अफराद हैं वो लबनानी शहीद हो गए। फिर अब मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ शहादतें जारी हैं। तो ये जो हमें एक साइड दिखाकर जो इसराइल लबनान में करने जा रहा है, ये लबनान को गज़ा बनाना चाहता है इसराइल, क्या इसके हाथ नहीं रोके जाने चाहिए? अच्छा, ये शाह साहब आपने बड़ा अहम सवाल किया है, और मेरे नज़दीक कुछ इत्तलात हैं और कुछ मेरा तजिया है। मेरे नज़दीक ये सारा मामला जो फंसा हुआ है मुज़ाकरात का, वो फंसा ही लबनान की वजह से है, और उससे बैक ऑफ किया अमेरिका ने, जिसकी वजह से बाद में ईरान ने जो बयान जारी किया कि उन्होंने जनाब अपनी बातों से हटना शुरू किया और नए नए मुतालबे करने शुरू किए। ये जो अभी बातचीत को लंबा किया गया है, एक सस्पेंस छोड़ा गया है, किसी तरफ लगाया नहीं गया, कोई ऐलान सामने नहीं आया इस्लामाबाद के हवाले से, ये तो मुझे लगता है इसराइल को मोहलत दी गई है मंगल तक की। ये शायद मंगल को उनकी मुलाकात होनी है वाशिंगटन में अपना लिबनान के वज़ीर आज़म कह रहे थे, लेकिन उसकी कंफर्मेशन लबनान की तरफ से नहीं आई। लबनानी कहते हैं कि हमें ना कोई तारीख बताई गई है, यानी जो लबनान की हुकूमत है, और ना ही हमें कोई डेस्टिनेशन से कन्वे किया। हमें ये जरूर कहा गया है, इसको मंगल ना माने, इसको मंगल नहीं मानते, लेकिन मेरा मानना ये है, ये देखिए ना, यहाँ से इसको इस तरह कर लेते हैं कि मेरा मानना ये है कि ये इसराइल को ये छूट दी गई है कि अच्छा जल्दी जल्दी जितना नुकसान तुमने करना है लिबनान में, जो कमर तोड़नी है, जिन लोगों को शहीद करना है, ये फटाफट कर लो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये माइंड अप करना पड़ेगा और ये शर्त भी माननी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मामला है, ये तातुल इसलिए आया है इन मुज़ाकरात में, और यही खबर है कि ये जिस दिन लिबनान वाला मसला हल हो जाएगा, बाकी मेरे नजदीक कोई इतने ज्यादा मसाइल हल होने में कोई मसला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो एक बात का इजाफा कर दूं नौशाद साहब कि आज सऊदीया की तरफ फिर हमारे लोग गए हैं, तो सऊदीया की दिलचस्पी ये है कि वो हौजी बागियों का जो मसला है उसको भी कहीं इसमें अटैच कर दिया जाए, और ईरान को भी थोड़ा सा जो है, जिस तरह से लेबनान में प्रॉक्सी है या शाम और यमन में है, तो इन सूरत हाल को जरा वो भी देखना चाहते हैं कि उनके ऊपर जो हमले उधर से हो रहे हैं उसका भी कोई रोकथाम हो इस सारे मसले से। तो ईरान को थोड़ा सा कट टू साइज करना मकसूद है, और उसके लिए मेरा ख्याल है दीगर फरीक जो कुछ और हैं पसे पर्दा, वो भी अमेरिका और इसराइल के हम ख्याल है कुछ मामलों में, उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा लंबा चला गया है मामला।
ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो बात की जा रही है ये बड़ी दिलचस्प पॉइंट शहजाद साहब ने उठाया, और ये एक मंतक भी नजर आती है कि ये जो थोड़ा सा तात्तुल है मुज़ाकरात को तस्लीम करने का, ऐलान करने में, यूं कह लीजिए, ये इस वजह से है कि इसराइल को थोड़ा सा वक्त दिया गया कि वो लबनान में अपने जो अहदाफ हासिल करना चाहता है, जो भी उसके लिए मुमकिन है, वो जल्द अज जल्द हासिल कर ले, क्योंकि ईरान लबनान के मामले से पीछे नहीं हट रहा, और लबनान का ही मामला था जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात जो है वो तात्तुल का शिकार हुए। आप समझते हैं कि ये जो छूट उसको दी गई है इसराइल को, वाकईतन ऐसे हिजबुल्लाह को ही स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह कोई वहां पे रेगुलर वॉरफेयर नहीं हो रही। आप वो तो जाते हैं, उनकी ठीक काफी उनकी लीडरशिप को हिट कर दिया उन्होंने, लेकिन ये तो एक लंबा काम है। आप फिर कहेंगे अब जो है वो भी मौजूद हैं, वो भी उधर से स्ट्राइक करते हैं। कभी कभी उन्होंने अभी बीच में फुली एंगेज नहीं किया, लेकिन बीच में उन्होंने काम दिखाया भी है। मैं समझता हूँ कि इसके करने से हो सकता है बातें बिगड़ जाएं, इसलिए एक हद तक तो ठीक है अगर उन्होंने एक दो रोज का उन्होंने लेवरेज दिया उनको कि आप ये काम कर लें, तो उतनी देर में अपने आप को वो दाएं बाएं कर लेंगे। वो तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। हाँ। उन्होंने आमने सामने तो बैटल नहीं हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये इतना लंबा जो प्रोलॉन्ग करना है, उसका मकसद ये इजराइल को बताना है कि हम बड़े सीरियस हैं कि ईरान दोबारा न्यूक्लियर पावर ना बने, या न्यूक्लियर पावर दोबारा तो नहीं, न्यूक्लियर पावर ना बने जी, और अपना रिस्टोर ना कर सके। मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज ये है जो उनके लिए है कि वो ना करें, और उसी का निशानदही की थी जेडी वैंस ने। लेकिन उस पर अगर मेरा ख्याल है कि ये इजराइल को कन्विंस कर लेते हैं तो साइन हो जाएंगे। मेरा ख्याल है बाकी चीजें तय हुई हैं। ठीक है, तो ये जो इस वक्त सिचुएशन, ये जो हौसी बागियों का शहजाद साहब आप जिक्र कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो जल्द सऊदी अरब और तुर्की के दौरे की बात की जा रही है कि वो जाएंगे, यकीनन राब्ते हो रहे हैं, वजारत खारजा भी राब्ते कर रही है। आपके पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर तो ये जो बाकी जो एक दो दिन की बात की गई, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर तो ये आने वाले एक आध दिन, दो दिन जो है वो इंतहाई अहम है। इसके अंदर कोई ना कोई हमें फिर से जो है वो दोबारा से ये मामला जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे, कनेक्शंस जुड़ जाएंगे। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि 22 तारीख से आगे तो आप जा ही नहीं सकते जी, आपके पास तो गुंजाइश ही नहीं है। 13-14 हो गई है, आप समझिए जी, तो जी, आपके पास पीछे हैं ही 5-6 दिन। जी, तो आपको अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में कोई ना कोई पेशरफ्त देखने को मिल जाएगी, और ये मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पेशरफ्त नहीं होती और ये जंग बंदी का सिलसिला खुदा ना खास्ता टूट जाता है, ये सीज फायर आगे कंटिन्यू नहीं करता, जिसकी मुझे बहुत कम उम्मीद है कि नहीं आगे बढ़ेगा, ये लाजमी आगे बढ़ेगा, तो फिर उस सूरत में बड़े संजीदा सवालात उठेंगे। फिर हमारी अब तक की जितनी थ्योरियां इस पे बनी हैं और जितने तजज़िये हैं वो सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है। अब जो सिचुएशन है, ये जो अब मैं फिर दोबारा इस पर्सपेक्टिव की तरफ आऊँगा, इसमें थोड़ा सा ज़रा हमें खलीजी ममालिक को भी कहीं ना कहीं डिस्कस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो वहाँ पर पाकिस्तानी दस्ता पहुँच चुका है। ये बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है एक लिहाज से। बहुत सारे लोग इस पर बगले तो बजा रहे हैं कि ठीक है वहाँ से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला हो रहा है और पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस सूरत के अंदर ये जो आप कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये मामला टूटता है और सऊदी अरब पे दोबारा कोई हमला होता है, तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जो मेरा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम यूएई का जो रोल देख रहे हैं, यूएई, बहरीन, इंडिया, इसराइल, ये एक तरह की मामलात हैं। पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रहा है सऊदी अरब इनके कर्ज के लिए भी। फिर हम गवादर में एक बड़ी सरमायाकारी की रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, $10 अरब की। कतरी भी इस प्रोग्राम के अंदर और इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो नई फॉर्मेशन होगी, ये जो है ये किस तरफ लेके जाएगी, और ये दुबई और सऊदी अरब का जो इट खड़का है आपस का, वो क्या नतीजा निकालेगा? देखिए, अब असल में ना कुछ चीजों को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। कुछ मेरा ख्याल है आप इसको 1-2 हफ्ते पहले पीछे अगर चले जाएं तो अमेरिकी सदर ने सऊदी वली अहद के साथ जो उनके बारे में गुफ्तगू की है, जो बिल्कुल उनके शायाने शान नहीं थी। जी जी, और हमने इसका नतीजा पहले भी देखा है कि जिन लोगों ने सऊदी वली अहद के हवाले से मतलब गैर मुनासिब या गैर मोहतात गुफ्तगू की, उन्हें उनके नताइज भुगतना पड़े जी। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और बहुत उसका असर रसूख है, लेकिन सऊदी अरब के असर रसूख से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना ये है कि क्या हम, इसका मतलब ये है कि आपकी सारी बातों को अगर मैं जोड़ के देख लूं तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो कतर से भी बेसिस खाली हो रही हैं, सऊदी अरब से भी वो जा रहे हैं,
तो अमेरिका इतनी आसानी से और इतनी जल्दी वो अपने मुफादात से इस तरह से दस्तबरदार ना होगा, और ना वो इस खित्ते को खाली छोड़ेगा। क्योंकि अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक तो उससे रीजन के ममालिक एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और दूसरा फिर रशिया और चाइना जो है वो ज्यादा इसके ऊपर उनका कंट्रोल होगा, या वो इसमें ज्यादा दखील हो जाएंगे। तो ये अमेरिका कभी भी नहीं ये चाहेगा। मुझे लगता ये है कि ये जो आपने कहा, इसमें सिर्फ इतनी सच्चाई है कि इस वक्त चूंकि फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ही मुफादात का खेल हुआ करती है, जिस मुल्क का मुफाद हो वो अपने मुफाद के असूल के लिए करता है। उम्मत का ख्याल तो सिर्फ ये, चूंकि अल्लामा इकबाल हमें दे गए थे और ईरानी उसके शहदा हैं, मुझे बाकी नहीं पता कि अरबी में अल्लामा इकबाल के कलाम की कितनी अहमियत है, तो वो जो उम्मत का तसव्वुर है उससे बहुत ज्यादा नाबल्द हैं वो लोग। तो ये मुफादात का खेल है, और सऊदी अरब इस मौके पे यकीनन ये चाहेगा कि वो जो हौजी खतरा है जो उधर से उनको अटैक आता है, अगर ये एक बड़ा मसला हल हो रहा है और ईरान को थोड़ा सा कर्टेल करना ही मकसूद है, तो उसमें ये भी इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। और ईरान का मसला ये है कि ईरान चंद बुनियादी बातों से तो बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होगा। वो ये चाहेगा कि इस खित्ते में अगर अमन कायम होना है तो वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो। मैंने एक सवाल पहले भी आपके किसी प्रोग्राम में उठाया था कि ये जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद भी इस खित्ते में क्या में अमन मुमकिन होगा? जो मतलब बैरूत और लेबनान में जो सिचुएशन होती है आए रोज, जिस तरह से शाम और यमन में जो सूरत हाल चल रही है, अब ईरान के साथ जो हो गया है, फलस्तीन और गजा का इशू हमारे सामने है, तो ईरान की कोशिश ये है कि एक मौका ऐसा बन गया है, एक फ्लैश पॉइंट है, इसको एक्सपोज, यानी अब दुनिया शायद इतना मतवज्जो ना होती, जो ये अब नए हुर्मस की वजह से सारी दुनिया की तवज्जो इस इशू पे आ गई। हर कोई देख रहा है कि ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। तो ईरान इस मौके पे वो तमाम इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है जो कि उसके ख्याल में इस खित्ते में तनाज़े का बायस है, और वो उसमें बहुत हद तक कामयाब रहा। और लेबनान पर उसका जो एम्फसाइज है वो मेरे नजदीक इसी हिकमत अमली के पेश नजर है कि वो ये चाहते हैं कि लेबनान वाला इशू भी, और मैं बड़ा मतलब बदकिस्मती की बात है कि बैरूत जो ले जी आपको यहाँ पे मैं सॉरी शाहजाद साहब, वो अभी अभी खबर आई है, अरब न्यूज़ ने खबर दे दी है कि जो अमरीकी नेवी है उसने नाकाबंदी शुरू कर दी है वहाँ अबनाए हॉर्मज़ की। चले वो देखें, जहाज लाके वहां खड़ा करना वो एक सिंबॉलिक बात है, लेकिन जब कोई जहाज चाइना का वहां से निकलेगा और वो उसको रोकेंगे और कहेंगे हाँ भी तुम इससे आगे नहीं जा सकते, वो असल में मेरे नजदीक तो वो बात मैटर करती है। वहां जाके खड़े हो जाना और ईरानी मिसाइल्स की पहुंच से दूर खड़े होना, ये कोई इतनी बहादुरी वाली बात नहीं है मेरे नजदीक। इससे आगे अगली बात, अब जाहिर है अमरीकी सदर हैं भाई, दुनिया की वाहिद सुपर पावर के वो सदर हैं, उनके कहने की इतनी इज्जत तो रखी जानी चाहिए कि दो तीन बहरी जहाजों के जो पेट्रोल है वो खर्च कर दिया जाए और वो वहां पे लाके खड़े कर दिए जाएं। वैसे शाहजाद साहब, वो जो अमरीकी एक्सपर्ट्स हैं ना, जो पुराने जनरल्स और जो नेवल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये 2-3 जंगी जहाज़ों वाला मामला नहीं है, दोनों बहरी बेड़े ले जाने पड़ेंगे और कई दर्जनों के हिसाब से वहां पे वॉरशिप ले जाने पड़ेंगे, फिर कहीं ये शायद मुमकिन हो, जो कि शायद नेवी के लिए तब भी जो रद्द अमल ईरान से आएगा उसको उससे बचना मुमकिन नहीं होगा। ये पहली बात। और दूसरी बात ये भी ज़हन में रखिए कि वो जो दोबारा हमले करने की शुरू करने के हवाले से भी रिपोर्ट्स अमेरिकी मीडिया गाहे गाहे कहीं छोड़ रहा है। मैं आज देख रहा था कहीं कि जी वो दोबारा गौर कर रहे हैं महदूद पैमाने पे कार्रवाइयां। तो ये बेसिकली तो ये सुर्खी टालने के लिए ये सारे मेरा ख्याल है ये किए जा रहे हैं, चूंकि एक तो इसका हल कोई नहीं निकला, दूसरा अमेरिका की ख्वाहिश ये थी और उनको लगता ये था कि वो अपनी ताकत के जोर पे और अपनी बदमाशी के जोर पे हो सकता है ईरान से सब कुछ मनवा लेंगे या उसकी बाजू मरोड़ लेंगे। ईरान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, और मुझे इस बात का, मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि वो आबरूमंदाना मुआहदा तो कर लेंगे, लेकिन वो कोई शर्मनाक किस्म का मुआहदा तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो वो उस खुफगी को टालने के लिए अमेरिका ने अब उसके अपने इस सारे इशू के ऑप्टिक्स जो है उसको बनाने के लिए और एक बयानिया गढ़ने के लिए जो कि दुनिया को भी बेचा जा सके और जो अंदरूनी तौर पे अमेरिका के अंदर भी बेचा जा सके। लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल हो गया। उसकी वजह ये है कि अमेरिका में रहने वाले चलो पाकिस्तान को नहीं जानते होंगे इतना, ईरान को जानते हैं थोड़ा बहुता, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और नेटो और यूरोप को तो जरूर जानते हैं। जी। अगर उनकी तरफ से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रही और उनका सदर उनको लगता है कि वो तनहा हो गया, तो फिर ये एक बड़ा मसला होगा जो अमेरिका के लोगों को, क्योंकि अमेरिका के सदर, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि नेतन्याहू ये प्लान लेके तो बहुत सारे सदूर के पास गए, लेकिन इतना अक्लमंद कोई नहीं था जो इस दाम में आता।
तो इसका मतलब ये है कि असल प्रॉब्लम या परेशानी जो है वो तो रिपब्लिकन्स को होनी चाहिए कि, और जेडी वैंस को होनी चाहिए कि यार ये तो चलो चला जाएगा, इसका तो आधा वक्त अब तकरीबन गुजर गया है और पता नहीं अब ये अगला आधा गुजार पाता है या नहीं। लेकिन आप इसका मतलब ये है कि आप रिपब्लिकन्स की सियासत को दफन करके जा रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये रिपब्लिकन्स के लिए सोचने की बात है नाजरीन कि उन्होंने आइंदा जो मुस्तकबिल है वो अपना कैसे सेव करना है, क्योंकि जो कुछ अब तक किया गया है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वहाँ पर जो अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, जो आगे पोजीशन होगी, वो शायद रिपब्लिकन पार्टी के लिए जिसे कह लें कि बहुत ही डरावना ख्वाब साबित हो सकती है, क्योंकि हमने जो हंगरी के नताइज देखे हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि अवाम जो हैं वो ये जो कुछ हो रहा है इसको पसंद भी नहीं कर रहे और इसके खिलाफ जो है अमली तौर पर मैदान अमल में हैं। तो ये अमरीकी अवाम जो है वो मैदान अमल पर में आ गई तो रिपब्लिकन्स के लिए तो जो आने वाला मुस्तकबिल है वो मखदूश होता चला जाएगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।